हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। वैसे टफ भी नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल इजी टॉपिक है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कहीं भी समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक थॉट मैंने डाला है, बहुत ही अच्छा है। जो अच्छी चीज़ें होती है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आप मेरे साथ पढ़िए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। बहुत ही अच्छा थॉट है। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिपेटाइटिस। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल। लीवर सेल का इन्फ्लामेशन हिपेटाइटिस कहलाता है। It is an inflammation of liver cell by a virus, bacteria, hepatotoxic substance, alcohol and biliary obstruction। जो हिपेटाइटिस है वो वायरस या फिर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो सकता है। हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस जो ड्रग्स हेपेटोटॉक्सिक होती है उनकी वजह से भी हिपेटाइटिस हो सकता है। मैंने एग्जांपल्स आगे डाल दिए हैं, आप पढ़ लेना भी। एल्कोहल, अगर पेशेंट एल्कोहल ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो भी हिपेटाइटिस कोज हो सकता है। साथ ही अगर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, लीवर सिरोसिस के अंदर पढ़ाया था मैंने। आप अगर जो भी न्यूली ऐड हुए हैं वो प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से भी हिपेटाइटिस हो सकता है। ये क्या है, कुछ ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो हिपेटाइटिस कोज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी एंड हिपेटाइटिस ई। ये कुछ टाइप्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है हिपेटाइटिस ए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस या शॉर्ट इंक्यूबेशन हिपेटाइटिस। जो हिपेटाइटिस ए है उसको इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्ट इंक्यूबेशन हिपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट इंक्यूबेशन मीन्स इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, इसी वजह से इसको शॉर्ट इंक्यूबेशन हिपेटाइटिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोज। देखिए जो भी हिपेटाइटिस हम पढ़ेंगे उनके नाम से उनके कोज होते हैं। कोज यहाँ पर है हिपेटाइटिस ए वायरस, जो क्या है एक आरएनए वायरस, इम्पोर्टेंट है। जो 4 हिपेटाइटिस हम पढ़ेंगे ए सी डी ई, वो क्या है आरएनए वायरस। ओनली एक हिपेटाइटिस बी होता है जो डीएनए वायरस के द्वारा कोज होता है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, 2 to 6 वीक। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस ए का वो 2 से 6 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस ए किस तरह से ट्रांसमिट होता है तो आपको याद रखना है फिकोरल रूट। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस ए का वो होता है फिकोरल रूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार हेपेटाइटिस ए के मोड ऑफ ट्रांसमिशन से पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही जो मैंने हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस के बारे में बताया वो भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर एंड जॉइंडिस। अगर पेशेंट कोई भी पर्सन जो हेपेटाइटिस ए से सफ़र कर रहा है उसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, फीवर एंड जॉइंडिस। ये कुछ सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अगर पेशेंट हेपेटाइटिस ए से सफ़र कर रहा है तो कैसे पता चलेगा पेशेंट हेपेटाइटिस ए से सफ़र कर रहा है, तो उसके अंदर डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस में क्या फाइंडिंग्स मिलेगी जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि पेशेंट हेपेटाइटिस ए से सफ़र कर रहा है। तो डायग्नोसिस में क्या मिलेगा? इंक्रीज आईजीजी एंड इंक्रीज आईजीएम। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट वैक्सीन, इनके नाम से अवेलेबल होती है वैक्सीन भी। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जैसे वायरस हमने पढ़ा था इसका कोज हेपेटाइटिस ए वायरस, वैसे वैक्सीन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। इसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। कोज है HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, डीएनए वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 हम टाइप्स पढ़ रहे हैं,
उनमें से ओनली हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस के द्वारा कोज होता है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 24 वीक, 4 से 24 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस बी। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड पेरेंटल रूट, अगर कोई पर्सन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के साथ तो उसकी वजह से भी पेशेंट में हेपेटाइटिस बी कोज हो सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है। और पेरेंटल रूट, अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल वगैरह किसी पर्सन के अंदर यूज ली जाती है तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, नोजिया वोमिटिंग, जॉइंट पेन एंड जॉइंडिस। जो हेपेटाइटिस ए में पढ़ा था हमने, नोजिया वोमिटिंग एंड जॉइंडिस, ये तो वो कि वही है हेपेटाइटिस के अंदर जो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हेपेटाइटिस बी के अंदर पेशेंट के अंदर जॉइंट पेन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस, कैसे पता चलेगा कि हेपेटाइटिस बी हो रखा है। प्रेजेंस ऑफ 3 एंटीजन HbS, HbE एंड HbC एंटीजन, अगर ये तीनों एंटीजन्स प्रेजेंट है ब्लड के अंदर तो पेशेंट सफ़र कर रहा है हेपेटाइटिस बी से। कौन कौन से वो 3 एंटीजन, HbS, HbE एंड HbC एंटीजन, ये 3 एंटीजन है जिनकी प्रेजेंस शो करती है कि पेशेंट हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट वैक्सीन, इनके नाम से आती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जैसे इनके वो वायरस है यानी कि कोज है वो भी इनके नाम से ही होते हैं, वैसे ही इनकी वैक्सीन भी इनके नाम से ही अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस यानी कि जो हेपेटाइटिस सी है उसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसके बाद में हेपेटाइटिस अराइज होता है। नेक्स्ट है कोज, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, आरएनए वायरस है। ये 4 वायरस है जो आरएनए है, और एक है हेपेटाइटिस बी जो क्या है एक डीएनए वायरस है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 वीक, 5 से 10 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टेक्ट विथ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। देखिए जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई दोनों का सिमिलर होता है, बाकी जो बच गए उनमें ब्लड या फिर ब्लड कांटेक्ट या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर पेरेंटल रूट इनके थ्रू ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर क्या है हेपेटाइटिस सी में कांटेक्ट विथ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, अगर किसी प्रकार से ब्लड के कांटेक्ट में आता है या फिर कोई ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज कर दिया है उसकी वजह से अगर हेपेटाइटिस कोज होता है तो उसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स फाइंड आउट हुए नहीं है अभी तक, इसलिए नॉट फाउंड, इसके कोई क्लिनिकल फीचर्स है नहीं अभी तक। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी, जब कोई पेशेंट आपके पास में आता है हेपेटाइटिस सी से और उसका जब डायग्नोसिस किया जाता है तो उसके अंदर हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी मिलेगी, यानी कि हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है तो पेशेंट सफ़र कर रहा है हेपेटाइटिस सी से। नेक्स्ट है वैक्सीन, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है नहीं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेल्टा हेपेटाइटिस, डी मीन्स डेल्टा, तो इसको डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कोज, HDV हेपेटाइटिस डी वायरस, आरएनए वायरस, ये भी क्या है आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 8 वीक, 7 से 8 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर पेरेंटल रूट, ये हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस बी के अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों क्या है सिमिलर है, तो वैक्सीन भी क्या होगी सिमिलर, दोनों के अंदर हम एक ही वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स नॉट फाउंड, अभी तक कोई क्लिनिकल फीचर्स फाउंड नहीं हुआ है हेपेटाइटिस डी का। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस डी एंटीबॉडी, देखिए हेपेटाइटिस सी में भी हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी, और यहाँ पर भी अगर पेशेंट हेपेटाइटिस डी से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर हेपेटाइटिस डी एंटीबॉडी बनेगी, और अगर हेपेटाइटिस डी एंटीबॉडी प्रेजेंट है
तो पेशेंट सफ़र कर रहा है हेपेटाइटिस डी से। नेक्स्ट है वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मैंने बताया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर होने की वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स है वो अभी तक फाउंड नहीं हुए, फिर भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसकी वजह से वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए कोई अलग सी वैक्सीन नहीं बनी है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडेमिक डिजीज़। देखिए ई फॉर एंडेमिक, तो इसको एंडेमिक डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। एंडेमिक मीन्स होता है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर किसी डिजीज़ का स्प्रेड होना। वैसे तो ये कम्युनिटी का पॉइंट है जो मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ाऊँगा। पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक जो भी वर्ड है वो सब मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए हेपेटाइटिस ई को एंडेमिक डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी चल रहा है कोरोना, वो क्या है, एक पेंडेमिक डिजीज़ है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैल रखी है। नेक्स्ट कोज HEV हेपेटाइटिस ई वायरस, जो क्या है, एक RNA वायरस। ये सभी RNA वायरस है सिवाय हेपेटाइटिस बी को छोड़कर। हेपेटाइटिस बी इज ए DNA वायरस। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 9 वीक, 2 से 9 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो हेपेटाइटिस ए के सिमिलर होता है। फीको ओरल रूट हेपेटाइटिस ए में भी पढ़ा था और यहाँ हेपेटाइटिस ई के अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट यहाँ पर ई में भी पढ़ रहे हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर होता है। ये आपको याद रखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही इंक्यूबेशन पीरियड ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको अदर नाम पता हो या ना हो, लेकिन आपको इंक्यूबेशन पीरियड और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स नॉट फाउंड। किसी भी प्रकार से कोई क्लिनिकल फीचर्स देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अभी तक कोई डायग्नोसिस प्रेजेंट नहीं है जिससे हेपेटाइटिस ई का पता लगा सके। नेक्स्ट वैक्सीन, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। नेक्स्ट है फेजेज ऑफ डिजीज। देखिए फर्स्ट है प्रोड्रोमल या प्री इक्टेरिक फेज, सेकेंड है इक्टेरिक फेज, थर्ड है रिकवरी फेज। ये 3 फेज है डिजीज की, जिनमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं ये हम पढ़ लेते हैं अभी, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है प्री इक्टेरिक फेज। मेलाइज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस फॉर सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट है फ्लू लाइक सिम्टम्स, मेलाइज, फैटिग, फीवर, ETC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फ्लू लाइक सिम्टम कौन सी फेज में देखा जाता है, तो आपको राइट आंसर करना है प्री इक्टेरिक फेज के अंदर। तो प्री इक्टेरिक फेज के अंदर कौन कौन सी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? मेलाइज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, URTI एंड इंटॉलरेंस फॉर सिगरेट स्मोकिंग। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स, मेलाइज, फैटिग, फीवर, ETC। ये मेनली प्री इक्टेरिक फेज के अंदर देखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स। चलिए नेक्स्ट है इक्टेरिक फेज। जॉइंडिस, बाइल कलर्ड यूरिन, एकोलिक स्टूल या क्ले कलर्ड स्टूल। क्ले कलर्ड स्टूल इज ऑल्सो नोन एज एकोलिक स्टूल। तो ये तो आपको याद रखना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। जॉइंडिस, बाइल कलर्ड यूरिन, यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? बाइल के कलर जैसा। और जो एकोलिक स्टूल है ये इक्टेरिक फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है रिकवरी फेज, जो लास्ट फेज है डिजीज की। रिकवरी फेज में क्या होता है? फैटीजेबिलिटी ये कंडीशंस है जो तीनों के अंदर अलग अलग देखने को मिलती है। आपको फर्स्ट पता होना चाहिए प्री इक्टेरिक फेज के अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आजकल एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ डालते हैं क्योंकि एनक्लेक्स बहुत ही टफ लैंग्वेज है। इसलिए आप एनक्लेक्स भी पढ़ा करो। जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के 100 क्वेश्चंस का पार्ट 3 आपको मिल चुका है, पार्ट 4 आपको मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन है, सभी एनक्लेक्स बेस्ड है। आप उनको याद ज़रूर करना क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे, वैसे तो हमने डायग्नोसिस तो पढ़ लिया है, इनके साथ में अगर हेपेटाइटिस और का है तो कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन। मेनली क्या करना है फिजिकल एग्जामिनेशन में, पाल्पेशन। क्यों, हिपेटोमेगली एंड टेंडरनेस। अगर पेशेंट हिपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है तो उसके अंदर हिपेटोमेगली और टेंडरनेस दोनों ही साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो हिपेटोमेगली और टेंडरनेस को असेस करने के लिए पाल्पेशन ज़रूरी होता है, इसलिए पाल्पेशन फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्स्ट है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। देखिए हिपेटाइटिस हो गया है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो चुका है, तो सबसे पहले आपको फंक्शन ऑफ लीवर चेक करने हैं, जो लीवर के फंक्शंस है वो आपको असेस करने हैं। इसके अंदर फर्स्ट है एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लीवर सिरोसिस के अंदर, अच्छे से बता चुका हूँ इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है और लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन सी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है SGOT एंड SGPT, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरम एल्ब्यूमिन, अगर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, तो आपको राइट आंसर करना है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 3.5 to 5.5 mg/dl, ये इसकी क्या है नॉर्मल वैल्यू। नेक्स्ट है सीरम ग्लोबुलिन, ये भी चेक करना है अगर पेशेंट हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है तो। नेक्स्ट है USG, अल्ट्रासोनोग्राफी भी आपको करनी है। अगर हेपेटाइटिस हो गया है तो पेशेंट के अंदर हिपेटोमेगली वगैरह अराइज हो सकती है, टेंडरनेस वगैरह अराइज हो सकती है, या फिर एसाइटिस की डिजीज़ कंडीशंस अराइज हो सकती है, तो उसको विजुलाइज करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। नेक्स्ट है CT स्कैन, ये भी विजुलाइज करने के लिए यूज़ ली जा सकती है। तो CT स्कैन और USG भी इसके अंदर करनी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, प्रोवाइड बेड रेस्ट। सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, बेड रेस्ट देना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, विटामिन A, D, E, K। देखिए पेशेंट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। जो विटामिन A, D, E, K यानी कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो आपको पेशेंट को ज़रूर देना है, क्योंकि हेपेटाइटिस की वजह से बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। बाइल का प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से जो फैट पेशेंट ले रहा है उसका डिस्ट्रक्शन या ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो अगर फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो फैट का एक्यूमुलेशन होगा और वो लिथियासिस कंडीशंस कोज कर सकती है। इसलिए A, D, E के फैट सोल्यूबल विटामिन पेशेंट को प्रोवाइड करवाने हैं, जिससे फैट का ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन और मेटाबॉलिज्म हो सके। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन्स। जो पेशेंट है उसको कैल्शियम एंड जिंक साथ ही विटामिन्स भी प्रोवाइड करवाने हैं। विटामिन्स मैंने बता दिए। नेक्स्ट है हाइड्रेशन थेरेपी टू वॉश आउट टॉक्सिन्स। देखिए लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। अगर लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है तो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो उन टॉक्सिन्स को वॉश आउट करने के लिए पेशेंट को हाइड्रेशन थेरेपी देते रहेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर इनटेक करवाते रहेंगे। नेक्स्ट है डाइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेपेटाइटिस के पेशेंट को आप कौन सी डाइट दोगे, तो आपको राइट आंसर करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट। लीवर सिरोसिस में भी हमने पढ़ा था लो फैट डाइट, क्योंकि हेपेटाइटिस हो रखा है यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो रखा है, बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से फैट का ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको लो फैट साथ ही हाई कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जेटिक डाइट है वो आपको बढ़ानी है, यानी कैलोरीज वगैरह बढ़ा देनी है। हाई कार्बोहाइड्रेट आपको देनी है, साथ ही हाई प्रोटीन, क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो रखा है तो वुंड को हील करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो अगर प्रोटीन की नीड होगी तो उस नीड को पूरी करने के लिए हाई प्रोटीन आपको डाइट यूज़ करनी है। तो ये क्या है, डाइट है जो आपको पेशेंट को देनी है। अगर आपके पास में कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट आता है तो आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आपको
हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट लेनी है। चलिए नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। मैंने कोज में भी बताया था हिपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस। यहाँ पर क्या है, अवॉइडेंस ऑफ हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो ड्रग्स हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं कुछ, एसिटामिनोफेन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, एंटीबायोटिक एंड सेडेटिव्स। और भी बहुत सारी होती है बट मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया है। ये कुछ जो हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होती है इनको अवॉइड करना है अगर पेशेंट हिपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और ज़्यादा डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट है यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू अदर हेपेटाइटिस ए एंड ई। यूज़ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस व्हेन एक्सपोज टू फिशेज। देखिए आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज़ करना है अगर कोई पेशेंट जो हेपेटाइटिस ए और ई से सफ़र कर रहा है। साथ ही यूज़ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस व्हेन एक्सपोज टू फिशेज। अगर कोई पर्सन यानी कि कोई पर्सन फिशेज के साथ एक्सपोज हो गया है तो आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं। और अगर हेपेटाइटिस ए एंड ई हो रखा है तो उससे ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं। ये था इसका मैनेजमेंट। फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जिनको आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है लीवर एब्सेस। देखिए ये एक टर्मिनोलॉजी है जो मैंने अलग से डाल दी है। लीवर एब्सेस मीन्स होता है इट इज़ लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ पस कैविटी विद इन द लीवर। यानी कि जो लीवर है उसके अंदर, लीवर की कैविटी के अंदर किसी भी प्रकार से पस का एक्यूमुलेशन होना लीवर एब्सेस कहलाता है। यहाँ पर एब्सेस मीन्स होता है एक्यूमुलेशन होना, और लीवर के अंदर क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, पस। तो पस अगर लीवर कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है तो उस कंडीशन को बोला जाता है लीवर एब्सेस। नेक्स्ट कॉजेज, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लीवर एब्सेस हो सकता है। फर्स्ट है इन्फेक्शन इन द ब्लड। अगर ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से लीवर एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ बाइल डक्ट। अगर बाइल डक्ट के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से भी लीवर एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल ट्रॉमा। अगर किसी प्रकार से कोई बाहरी इंजरी हुई है यानी कि लीवर की साइड पे अगर कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा या फिर कोई भी इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी लीवर एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी लीवर एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ से जो टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं बैक्टीरिया के द्वारा वहाँ पर पस का फॉर्मेशन करेंगे, देन पस एक्यूमुलेट हो जाएगा लीवर के अंदर, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं लीवर एब्सेस। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। अगर लीवर एब्सेस पेशेंट के अंदर हो रखा है कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जॉन्डिस, जॉइंट पेन, राइट चेस्ट पेन। ये कुछ सिम्टम्स है जो लीवर एब्सेस के पेशेंट में देखे जाते हैं। याद रखना लीवर एब्सेस मेनली राइट साइड ऑफ लोब में होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ये टाइप नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ वर्बली, आप याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेज आर कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू द फीको ओरल रूट। कौन से हेपेटाइटिस वायरस है जो फीको ओरल रूट के द्वारा मेनली ट्रांसमिट होते हैं। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए एंड बी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी एंड सी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए एंड ई, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी एंड ई। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी हेपेटाइटिस है जो फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीवर एब्सेस। देखिए मैंने बताया अभी कौन सी साइड की, यानी कौन सी साइट है जहाँ पर मोस्ट कॉमनली लीवर एब्सेस होता है। फर्स्ट है राइट लोब ऑफ लीवर, सेकंड है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, थर्ड है बोथ लोब्स, फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। नेक्स्ट है विच साइन या सिम्टम
Would the nurse expect the client diagnosed with the preicteric stage of hepatitis to exhibit? मैंने फेजेज ऑफ डिजीज के अंदर पढ़ाया था, प्रीइक्टेरिक, इक्टेरिक एंड रिकवरी फेज। तो उन्हीं से एक क्वेश्चन आ चुका है, प्रीइक्टेरिक स्टेज के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखे जाते हैं। फर्स्ट है माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड एनोरेक्जिया। नेक्स्ट है जॉइंडिस, स्क्लेरा एंड स्किन पिगमेंटेशन। नेक्स्ट है डार्क कलर्ड यूरिन एंड क्ले कलर्ड स्टूल। नेक्स्ट है राइट एपिगेस्ट्रिक पेन एंड फ्लैटुलेंस। आपको राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट है विच इंटरवेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। फर्स्ट है केयरफुल हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग। बी है एनवायरमेंटल सैनिटेशन ऑफ फूड। सी है इफेक्टिव सीवेज डिस्पोजल। डी है गुड पर्सनल हाइजीन। ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट्स ऑन ए मेडिकल यूनिट, विच क्लाइंट शुड द नर्स सी फर्स्ट। देखिए आपके पास में एक पेशेंट आता है मेडिकल यूनिट के अंदर, सबसे पहले आप क्या देखोगे। ए है द क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस सी हु हैज़ डार्क कलर्ड यूरिन। बी है द क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस बी हु हैज़ जॉन्डिस स्क्लेरा। सी है द क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस ए हु इज नोजिएटेड एंड वोमिटिंग। डी है द क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस बी हु नीड टू हैव ब्लड ड्रॉन। तो आपको इसका भी राइट आंसर देना है। आपको आंसर ज़रूर देना है। अगर गलत आता है तो आप गलत दीजिए, अगर सही आता है तो सही दीजिए, बट आपको आंसर ज़रूर देना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, इनमें से क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको आंसर ज़रूर देना है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं ज़रूर बताऊंगा, बट आपको भी कोशिश करनी है आंसर देने की। यह आज का अपना टॉपिक था हेपेटाइटिस। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली इंक्यूबेशन पीरियड और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इंक्यूबेशन पीरियड तो आपको याद करना ही करना है, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके आंसर्स भी देने हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसलिए आप मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहे। थैंक यू वेरी मच।